आज है 25 मार्च। आज की बड़ी सुर्खियां ये रही। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए अमेरिका इजराइल ने इस्लाम के छोटे कारखानों को किया तबाह, सैकड़ों बेरोजगार। ट्रम्प ने खोला राज, मोहम्मद बिन सलमान हमारे साथ। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली लड़ाकू विमान को मिसाइल से निशाना बनाकर वापस लौटने पर किया मजबूर। अमेरिकी सीजफायर के बावजूद गजा में इजरायली हमला जारी। अज-जवायदा में 4 नागरिक शहीद। ईरान समर्थित इराकी समूह ने 24 घंटे में अमेरिकी ठिकानों पर 23 हमले किए, दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों का किया इस्तेमाल। ट्रम्प के वार्ता दावे को ईरान ने ठुकराया, सेना ने लड़ाई जारी रखने की खाई कसम। ईरान ने पड़ोसी देशों को सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव दिया, अमेरिका और इजराइल की कोई भूमिका नहीं होगी। ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल में बड़ी तबाही, आयरन डोम भी नाकाम। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बैठक के लिए तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने की कोशिश, वार्ता पर ईरान का साफ इनकार। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हमारा खास शो बातें दुनिया की। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही। जारी इस जंग के बीच कूटनीति के पहिए तेजी से घूमने लगे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान मिलकर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुलाकात इस्लामाबाद में हो सकती है, वो भी अगले 48 घंटे के भीतर। जी हाँ दोस्तों, यानी गुरुवार। वाशिंगटन से मिल रही जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी अमेरिकी मीडिया से बात कर रहे हैं। खबर है कि 15 सूत्रीय एक प्लान पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा जा चुका है। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के मध्यस्थ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बैठक हो और उस बैठक की मेजबानी इस्लामाबाद कर सकता है। यानी दोस्तों, जंग के बादलों के बीच शांति की एक नई कोशिश शुरू हुई है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, कूटनीति के प्रयास जारी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत भी मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। पिछले दिनों हमने सुना था कि 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट भेजी गई है, जिसमें करीब 2500 मरीन कमांडो थे और अब 82वीं एयरबोर्न यूनिट को भी भेजा जा रहा है। ये यूनिट करीब 1500 सैनिकों की, और ये बहुत अहम है क्योंकि ये सैनिक किसी इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने में माहिर हैं। यानी एक तरफ कूटनीति के दरवाजे खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ मिलिट्री की तैयारी भी जारी है। अब एक दिलचस्प अपडेट आ रही है। खबर है कि ईरान के वार्ताकार उन 2 अमेरिकी वार्ताकारों से बात नहीं करना चाहते जिन्हें अमेरिका ने भेजा है। ये 2 नाम है, जेरेड कुशनर जो राष्ट्रपति के दामाद हैं और स्टीव विटकॉफ जो उनके आधिकारिक मध्यस्थ हैं। ईरानी चाहते हैं कि वे सीधे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात करें। यानी दोस्तों, बातचीत की मेज पर भी खींचातान जारी है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उनसे सवाल किया गया, क्या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें युद्ध जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं? ट्रम्प ने जवाब दिया और ये जवाब बहुत अहम है। उन्होंने कहा वो एक योद्धा हैं, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। यानी दोस्तों, ट्रम्प ने खुद मान लिया है कि सऊदी अरब इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि सऊदी की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हालात ये हैं कि एक तरफ इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बैठक की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ईरान बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं और सऊदी अरब खुलकर इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहा है, ऐसा ट्रम्प का मानना है। अब देखना ये होगा कि अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में कोई बैठक होती है या नहीं, और अगर होती है तो क्या उससे जंग रुक पाती है या फिर और हालात बिगड़ते हैं। दूसरी तरफ ईरान के इस्फहान शहर से एक हैरान करने वाली खबर आ रही। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए एक नया रास्ता चुना है, छोटे व्यवसायों को निशाना बनाकर। जी हाँ दोस्तों, अब जंग सिर्फ फौजी ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की रोजी रोटी तक पहुंच गई है। दरअसल इस्फहान ईरान का औद्योगिक केंद्र है। यहाँ सैकड़ों छोटे छोटे कारखाने जो एरोस्पेस पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सहायक सामग्री बनाते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह समझ लिया कि परमाणु कार्यक्रम को सच में नष्ट करना है तो सिर्फ नातांज जैसे बड़े संयंत्रों को निशाना बनाना काफी नहीं है। असली कमजोरी छोटे सप्लायरों में है जो बड़े संयंत्रों को पुर्जे पहुंचाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इस्फहान के औद्योगिक
औद्योगिक इलाकों पर सटीक हवाई हमले किए गए। इन हमलों में 1.5 दर्जन से अधिक छोटे कारखाने पूरी तरह तबाह हो गए। एक स्थानीय कारोबारी ने बताया कि उनका कारखाना सिर्फ 15 लोगों को रोजगार देता था। वे एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए छोटे छोटे पुर्जे बनाते थे। उन्हें नहीं पता था कि वे भी सैन्य निशाना बन जाएंगे। आज उनका सब कुछ खत्म हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक नई सैन्य रणनीति है। बड़े परमाणु संयंत्र भूमिगत हैं, उन्हें नष्ट करना मुश्किल है, लेकिन उन तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल, ये सब जमीन के ऊपर हैं। इन्हें निशाना बनाकर पूरे कार्यक्रम को लकवाग्रस्त किया जा सकता है। सवाल ये उठता है, क्या छोटे व्यवसायों को निशाना बनाना, हजारों लोगों को बेरोजगार करना, ये अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जायज हैं? लेकिन इस्पान के तबाह कारखाने इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस जंग में आम लोगों की रोजगार की रोटी भी जल रही है। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। ईरान ने अपने सभी पड़ोसी देशों को एक साथ आने का प्रस्ताव दिया है। उसने कहा कि वो एक रीजनल सिक्योरिटी और मिलिट्री यूनियन बनाना चाहता है। यानी दोस्तों, ईरान पूरे क्षेत्र में एक सैन्य गठबंधन खड़ा करना चाहता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने साफ कर दिया, इस गठबंधन में अमेरिका और इजराइल की कोई भूमिका नहीं होगी। ईरान का कहना है कि क्षेत्र की सुरक्षा का फैसला क्षेत्र के देशों को खुद करना चाहिए। बाहरी ताकतों को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वे खुद लेंगे और वे चाहते हैं कि पड़ोसी देश भी इस मुहिम में शामिल हो। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल की मौजूदगी इस क्षेत्र में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह है और जब तक ये दोनों देश यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक शांति संभव नहीं है। ये प्रस्ताव ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं और खाड़ी देशों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का ये कदम अमेरिकी रणनीति को चुनौती देने जैसा है। अब सवाल ये है, क्या सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे देश ईरान के इस प्रस्ताव पर सहमत होंगे? ये वही देश हैं जो अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते हैं और हाल ही में ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसी भी पड़ोसी देश की तरफ से इस प्रयास पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना ये होगा कि ईरान का ये बड़ा प्रस्ताव क्षेत्र की राजनीति में कितना बदलाव लाता है और क्या पड़ोसी देश अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं या ईरान के साथ आते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। ये हमले इतने ताकतवर थे कि इजराइल की मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान ने ये हमले इजराइल के परमाणु ठिकानों के पास किए हैं। सबसे बड़ा हमला 21 मार्च को हुआ जब ईरान ने दक्षिण इजराइल के शहरों डिमोना और अराद को निशाना बनाया। डिमोना वो जगह है जहां इजराइल की मुख्य परमाणु सुविधा स्थित है। ईरान ने साफ कहा कि ये हमला तनाज में उसके परमाणु संयंत्र पर हुए हमले का जवाब था। इन हमलों में कितने लोग हताहत हुए, आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अराद में करीब 116 लोग घायल हुए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। डिबोना में 64 लोग घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि अराद में 8 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कहा उनके देश के लिए ये बहुत मुश्किल रात थी। दूसरी तरफ गजा पट्टी से एक बार फिर दर्दनाक खबर आ रही है। इजरायली सेना ने मध्य गजा में अज़वाइदा इलाके में हवाई हमले कर दिया। इस हमले में 4 लोग शहीद हो गए। फलस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने इस घनी आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया। हमले में 4 लोग मारे गए, कई अन्य घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी 4 आम नागरिक। दोस्तों, ये हमला अमेरिका की मध्यस्थता से हुए तथाकथित संघर्ष विराम के बावजूद किया गया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल न सिर्फ जानलेवा हमले जारी रखे हुए बल्कि गजा पर नाकाबंदी भी जारी है। खाने पीने की चीजें और दवाएं अंदर नहीं पहुंचाई जा रही। यानी दोस्तों, नाम के लिए सीज फायर है, लेकिन हकीकत में गजा के लोग भूख, घुटन और मौत की त्रासदी से जूझ रहे हैं। पिछले कई महीनों में हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। दूसरी तरफ लेबनान से बड़ी खबर आ
रही है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिण लेबनान में एक इजरायली लड़ाकू विमान को रोक लिया। समूह ने बयान जारी कर कहा कि कल शाम इजरायली विमान ने दक्षिण लेबनान पर हमले की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से उस विमान को निशाना बनाया, जिसके बाद विमान को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इस हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। न तो उन्होंने हमले की कोशिश की पुष्टि की और न ही हिजबुल्लाह के दावे को खारिज किया है। दूसरी तरफ ईरान से एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वार्ता के दावों को ईरान की सेना ने पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि वो लड़ाई जारी रखेगा और किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ इराक से एक बड़ी खबर आ रही। ईरान समर्थित समूहों के नेटवर्क इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 23 बड़े हमले किए हैं। ये हमले इराक और पूरे क्षेत्र में फैले अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। समूह का कहना है कि इन हमलों में दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यानी दोस्तों, ये छोटी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेटेड हमले किए गए। आपको बता दें कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ईरान से जुड़ी पैरामिलिट्री समूहों का एक बड़ा नेटवर्क है। इसमें कताइब, हिजबुल्लाह जैसे ताकतवर गुट भी शामिल हैं। ये वही समूह है जो पिछले कई महीनों से अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन अब इसकी तेजी काफी बढ़ गई है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमलों के चलते पेंटागन पहले ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर चुका है, लेकिन इराकी समूहों के दावे बता रहे हैं कि हमले लगातार जारी हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से इन हमलों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना ये होगा कि अमेरिका इन हमलों का जवाब देता है या फिर कूटनीतिक रास्ता अपनाता है। लेकिन इतना तय है कि इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हो रहे ये हमले पूरे क्षेत्र में अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते मिलते अगली वीडियो तक। जय हिंद, जय देश, अस्सलाम।